नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवाल बहुत आ रहे हैं फर्स्ट सीट एलोकेशन के बाद, और उन्हीं सवालों के जो है वो जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी के पास, जो कि टीयू की एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर हैं और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। स्वागत है प्रोफेसर सिंह हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, स्टूडेंट्स के बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं वो ये है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन हुई है वो अनफेयर है, क्योंकि किसी बच्चे को जो है वो 5000 से ऊपर रैंक है तो उसको सीट अलॉट हो गई है और किसी को 600-700 में भी नहीं हुए। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा है कि स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो उनकी कैटेगरी वाइज है, चाहे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी है या शेड्यूल्ड ट्राइब है। इसी तरीके से फिज़िकली पर्सनस विद डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जिसको कहते हैं, या माइनॉरिटी है, ओबीसी है, और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर है। तो हर कैटेगरी का रैंक ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। जो जनरल कैटेगरी है उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज बच्चे अपीयर होते हैं, इसलिए उनमें कंपटीशन ज़्यादा है। इसी तरीके से जो SC ST है उनमें बच्चों का नंबर कम होता है और उनका रैंक जो है वो हायर होना, मतलब लोअर होने का मतलब ये है कि वो उसी कैटेगरी, किसी रिजर्व कैटेगरी से है। हाँ, दूसरा जो उसका रीज़न हो जा सकता है कि एक बच्चे को एडमिशन, मान लीजिए कि हम कॉमर्स में दे रहे हैं तो वो बहुत हायर रैंक के साथ मिलेगा। अगर वही बच्चा संस्कृत या हिंदी ऑनर्स में या किसी ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन लेता है जैसे पंजाबी ऑनर्स या किसी रीजनल लैंग्वेज में, जिस सब्जेक्ट की प्रेफरेंस जो है वो बहुत हायर नहीं है, चाहे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, तो वो बच्चे का रैंक ऑब्वियसली लोअर रैंक के साथ उसकी एडमिशन हो सकती है उसमें। तो ये डिपेंड करता है कि अगर सेम कैटेगरी में, सेम कॉलेज में, सेम सब्जेक्ट में इतना डिफरेंस नहीं होगा। वो ज़रूर मुझे लग रहा है कि उसका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, कई बार BA कम्बिनेशन में हम हिस्ट्री और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन भी खालसा कॉलेज में। उसमें बच्चों की जो प्रेफरेंस है, चाहे वो जनरल कैटेगरी है या सिख मिनोरिटी की है, वो काफ़ी लो है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आपको मिलेंगे। लेकिन सर, ये जो पेरेंट्स का कहना है कि ये नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से और बाद में रैंकिंग को देखकर किस तरीके से ये लिस्ट तैयार की गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये बहुत सिंपल तरीका है कि हर सब्जेक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और जैसे कॉमर्स में ही अगर हम देखते हैं तो 2 स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स ऑनर्स और कॉमर्स। तो उसमें भी हमारी जो एक सब्जेक्ट, एक कॉमर्स ऑनर्स में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, बीकॉम में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अनफेयर नहीं है, वो ये होता है कि उसकी जो मैपिंग है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मैपिंग हम उन्हीं सब्जेक्ट्स ही करते हैं जो सब्जेक्ट्स बच्चे ने 12th क्लास में पढ़े हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो बच्चों को खुद देखना है कि हमने ये देखा है कि जिस सब्जेक्ट में बच्चा, उसकी RT है जिसे हम कहते हैं रिपीट इन थ्योरी, या असेंशियल रिपीट वगैरह कोई उसको मिली है, या कंपार्टमेंट का केस है 12th में, तो वो उस सब्जेक्ट की मैपिंग नहीं हो सकती है क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में फेल है। हमारे पास जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स में 1-2 केसेस ऐसे आए हैं, बच्चे ने CUET के टेस्ट में वो मैथमेटिक्स में अपीयर हुआ मगर वो 12th में फेल है। उसने चाहे 12th में पढ़ा था मगर वो फेल होने की वजह से वो बच्चा इनएलिजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, मान लो कि वही सिचुएशन कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स, इस किस्म के कम्बिनेशंस हमारे होते हैं। तो ये देखना है कि जिसका भी स्कोर उन बेस्ट 3 या बेस्ट 4 में लैंग्वेज के साथ ले रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स बच्चे के पढ़े हुए होने चाहिए और CUET में उसमें अपीयर हुआ होना चाहिए। वो स्टूडेंट हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही इसको एक्सटेंड कर दिया है। जो समस्या हमारी खाली इसमें संडे तक चलनी थी, पेमेंट का प्रोसेस संडे तक चलना था, वो आज उसको एक्सटेंड करके मंडे तक कर दिया है, दिवाली वाले दिन।
और ये पेमेंट गेटवे तो खुला रहता है। इतना सारा एडमिशन आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तकरीबन 60 कॉलेजेस हैं और 70-80,000 का जो ट्रैफिक है, और जब बच्चे पेमेंट करने लगते हैं तो ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो पेमेंट गेटवे वो खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की फ़ी नहीं ले रहा। अगर एक ही पॉइंट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है पेमेंट का, तो वो कई बार पेमेंट डिले हो जाती है, उनके अकाउंट से या तो ट्रांसफ़र नहीं होती या ट्रांसफ़र होने में टाइम लग जाता है। अगर ट्रांसफ़र भी हो गया मगर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में अगर वो नहीं आती तो तब तक हम उसको पेमेंट डन नहीं मानते हैं। ये मैं बच्चों को यही एडवाइस करूँगा, क्योंकि आप अपने कार्ड से अपने घर बैठ के पेमेंट ये कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र का प्रोविज़न है, तो आप उस टाइम थोड़ा पेमेंट की कोशिश करो जिस टाइम ये कमर्शियल हमारा जो टाइम है, जो बिजनेस आवर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो बड़े आराम से हो जाएगी। इसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रावधान किया है और मैक्सिमम जो है वो अकोमोडेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू जी।